हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि वित्तीय विवरण का क्या आशय है। अब यहाँ बोल रहा है कि जो फिनेंशियल स्टेटमेंट होता है इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है कि खतौनी की पुस्तकें। अब देखिए, यहाँ खतौनी का क्या मतलब हुआ कि वित्तीय विवरण में हम लोग पोस्टिंग को शामिल करते हैं, यानी जर्नल के बाद जब हम लोग लेजर बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, और उसी को हिंदी में खतौनी यहाँ बोला गया है। ठीक है, तो क्या वित्तीय विवरण में सिर्फ लेजर अकाउंट बनाया जाता है। ऑप्शन बी है कि लाभ हानि बताने वाला विवरण है, यानी कि ऑप्शन बी में कहा जा रहा है कि जो भी वित्तीय विवरण है क्या उससे हम लोग लाभ हानि का पता लगाते हैं। या फिर ऑप्शन सी में बोल रहा है कि आर्थिक स्थिति बताने वाला विवरण है, या फिर जो यह वित्तीय विवरण है वह किसी भी व्यवसाय के आर्थिक स्थिति को बताने वाला विवरण है। ऑप्शन डी है कि आर्थिक स्थिति एवं व्यापारिक परिणामों से अवगत कराना, यानी कि वित्तीय विवरण एक ऐसा विवरण है जिससे हम लोग क्या करते हैं, आर्थिक स्थिति और व्यापारिक परिणामों से अवगत होते हैं। ठीक है, तो यह 4 ऑप्शन है और इसमें से आप लोगों को एक आंसर देना है। और यहाँ पे यह भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे सारे ऑप्शन सही है। ठीक है, लेकिन आपको इसमें से बेस्ट ऑप्शन को चुनना है। तो देखिए, चलिए हम लोग निगेटिव से काटते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि खतौनी की पुस्तकें, तो वित्तीय विवरण। अब चलिए हम थोड़ा सा वित्तीय विवरण के बारे में आप लोग को बता देते हैं। देखिए, वित्तीय विवरण के अंतर्गत यानी जो हमारा फिनेंशियल स्टेटमेंट होता है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग प्रिपेयर करते हैं, और हम लोग क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट का पता चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोग को नेट प्रॉफिट का पता चलता है, और बैलेंस शीट किसी भी संस्था की उसकी जो वित्तीय स्थिति है वह दर्शाता है कि किसी भी बिजनेस के पास कितना एसेट्स है और कितना ज़्यादा उनके पास लायबिलिटीज़ है। ठीक है, तो यह किसी भी संस्था की आर्थिक स्थिति को बताता है। तो अब चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए, अब देखिए यहाँ बोला जा रहा है कि खतौनी की पुस्तकें, तो वित्तीय विवरण में लेजर अकाउंट को शामिल नहीं किया जाता है, तो यह तो नहीं हो सकता है। उसके बाद है लाभ हानि बताने वाला विवरण है, तो हाँ, वित्तीय विवरण जो है वह लाभ हानि को बता सकता है। ठीक है, आर्थिक स्थिति बताने वाला विवरण है, तो वित्तीय विवरण आर्थिक स्थिति को दिखाता है। ठीक है, अब यह 2 ऑप्शन भी हो सकता है, लेकिन हम लोग और अच्छा ऑप्शन देखते हैं, अगर वह मिल जाए तो हम लोग उसको सही मानेंगे। उसके बाद डी में बोल रहा है कि आर्थिक स्थिति एवं व्यापारिक परिणामों से अवगत कराना है। अब देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि वित्तीय विवरण है वह आर्थिक स्थिति को दिखाता है और व्यापारिक परिणामों से हमें क्या कराता है, रूबरू कराता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखिए जो वित्तीय विवरण है वह आर्थिक स्थिति को तो दिखाता ही है, क्योंकि इसमें हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, और साथ ही व्यापारिक परिणामों से अवगत भी कराता है। और व्यापारिक परिणामों से अवगत कैसे कराता है, जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, तो इस तरह से हम लोग व्यापारिक परिणामों से भी अवगत हो जाते हैं वित्तीय विवरण के द्वारा। ठीक है, तो इसका सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि वित्तीय विवरणों में शामिल है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि वित्तीय विवरण में क्या शामिल है, तो केवल लाभ हानि खाता शामिल है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शामिल है, या फिर ओनली बैलेंस शीट शामिल है जिसे हम लोग चिट्ठा भी कहते हैं, या फिर लाभ हानि खाता और चिट्ठा शामिल है। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट शामिल है, या फिर ऑप्शन डी में कहा जा रहा है कि लाभ हानि खाता, चिट्ठा, संचालक एवं अंकेक्षक जो होता है, यानी जो ऑडिटर होता है उसका प्रतिवेदन इसमें शामिल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यह है। तो देखिए यहाँ पे अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि वित्तीय विवरण के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को निकालते हैं, बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं, और यह एक अंकेक्षक के लिए यानी कोई भी ऑडिटर के लिए क्या है, यह एक प्रतिवेदन होता है जिसके माध्यम से वह दिखाता है कि उस संस्था का कितना प्रॉफिट है या फिर कितना लॉस है, या फिर उसकी जो वित्तीय स्थिति है वह कैसी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चूँकि
यहाँ पे देखिए केवल लाभ हानि खाता इसमें शामिल नहीं होता है, ठीक है। लाभ हानि खाता तो शामिल होता है, लेकिन यहाँ केवल लिखा हुआ है, इसलिए इसका आंसर यह नहीं होगा। उसके बाद है केवल चिट्ठा। तो देखिए बैलेंस शीट शामिल जरूर होता है, लेकिन केवल बैलेंस शीट नहीं होता है, वित्तीय विवरण में लाभ हानि खाता भी शामिल किया जाता है। और यहाँ बोला जा रहा है कि लाभ हानि खाता या चिट्ठा, तो वित्तीय विवरण में लाभ हानि खाता और चिट्ठा दोनों शामिल है, ठीक है। लेकिन सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वह क्या है कि इसमें लाभ हानि खाता भी आ जाता है, चिट्ठा भी आ जाता है, और यह जो संचालक है और जो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑडिटर होते हैं उनके लिए यह प्रतिवेदन है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन करने पर ह्रास की गणना आधारित होती है। अब यहाँ बोला जा रहा है कि जो संपत्ति होता है यानी जो एसेट्स होता है उसका जब हम लोग पुनर्मूल्यांकन करते हैं तो ह्रास की गणना किस पर आधारित होती है, यानी ह्रास की गणना हम लोग किस मेथड से करते हैं, ठीक है। देखिए ह्रास यहाँ कहने का मतलब है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डेप्रीसिएशन भी कहते हैं, ठीक है, डेप्रीसिएशन, ठीक है, डेप्रीसिएशन इसको बोला जाता है। तो देखिए ह्रास क्या होता है, ह्रास होता है कि जब अस्थाई संपत्तियों के मूल्य में जो कमी आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेप्रीसिएशन कहते हैं, जिसे हम लोग ह्रास कहते हैं। जैसे देखिए अस्थाई संपत्ति क्या होगा, जैसे मशीनरी है, ठीक है, जैसे कोई भी मशीनरी है, ठीक है, और इस मशीनरी का यूज अगर हम 10 सालों तक करें या 5 सालों तक करें तो कहीं ना कहीं इसके मूल्य में क्या होगा, कमी आएगा, ठीक है, यानी यह मशीनरी क्या होगी, पुरानी होगी, इसमें कुछ ना कुछ कमी आएगा, ठीक है। तो इसी को क्या बोला गया है बिजनेस के टर्म में, डेप्रीसिएशन, ठीक है। यानी अस्थाई संपत्तियों के मूल्य में यानी उसका जो वैल्यू है उनके दिन प्रतिदिन जब हम यूज करते हैं तो उसका वैल्यू कहीं ना कहीं कम जाता है, तो उसी चीज़ को क्या कहा जाता है, डेप्रीसिएशन कहा जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन में वही पूछा जा रहा है कि जो संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन करने पर ह्रास की गणना किस पर आधारित होती है, तो क्या यह ऐतिहासिक लागत पर आधारित होती है या फिर पुनर्मूल्यांकन मूल्य पर आधारित होती है। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कि पुनर्मूल्यांकन मूल्य और शेष जीवन काल के आधार पर होता है या फिर ह्रास पुरानी दर से ही ज्ञात किया जाएगा। तो देखिए इसका आंसर ऐतिहासिक लागत नहीं हो सकता है, ठीक है, ऐतिहासिक लागत पे नहीं होता है ह्रास का गणना, पुनर्मूल्यांकन मूल्य पे भी नहीं होता है, ह्रास की पुरानी दर से ज्ञात किया जाएगा, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुनर्मूल्यांकन मूल्य एवं शेष जीवन काल के आधार पर होगा, ठीक है। ये याद रखने वाला है, आप लोग इसको याद ही कर लीजिएगा कि जो ह्रास की गणना होती है वह पुनर्मूल्यांकन मूल्य और जो एसेट्स है, जो भी फिक्स एसेट्स है उसके जो भी जीवन काल बचा हुआ है उसके आधार पे किया जाता है, ठीक है, डेप्रीसिएशन का गणना। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है कि आप लोग को इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विदेशी मुद्रा, ये ठीक है, यानी फॉरेन करेंसी जो होती है, ठीक है, फॉरेन करेंसी, ठीक है, करेंसी में प्रदर्शित देनदारों की राशि, यानी कोई भी बिजनेस का जो डेटर होता है उसकी राशि को बदलना चाहिए। तो देखिए यहाँ कहा जा रहा है फॉरेन करेंसी, जैसे फॉरेन करेंसी क्या हो जाएगा इंडिया के लिए, जैसे डॉलर हो जाएगा, ठीक है, या फिर पाउंड हो जाएगा, ठीक है, पाउंड भी हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे लिए क्या है, फॉरेन करेंसी है। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर कोई बिजनेस में कोई डेटर है, ठीक है, और उनकी राशि को हमें एक्सचेंज करना है विदेशी मुद्रा में, ठीक है, विदेशी मुद्रा को वह लाते हैं और बोलते हैं कि उसको हमको आपके देश की मुद्रा में चेंज करना है, तो हम लोग उस मुद्रा को कैसे बदलेंगे। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विदेशी मुद्रा में प्रदर्शित देनदारों की जो राशि होती है, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा देनदारों की राशि को बदलना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन ए है कि अंतिम विनिमय दर पर या फिर वर्ष के प्रारंभ के विनिमय दर पर या औसत विनिमय दर पर या फिर विक्रय तिथि को विनिमय दर पर। तो देखिए जब किसी भी देश का कोई करेंसी फॉरेन करेंसी अपने देश में लेकर आएगा तो उस करेंसी को हम लोग क्या करते हैं, जो अंतिम यानी जो लास्ट जो विनिमय एक्सचेंज का रेट होता है इसी रेट पे हम लोग उसके करेंसी को देते हैं। जैसे मान लीजिए कि इंडिया का, ठीक है, इंडिया का 80 रुपया, ठीक है, और $1 के बराबर है, यानी $1
एक डॉलर में 80 रुपया आता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि यही नेक्स्ट डे होके 75 हो जाएगा, तो जो मूल्य जिस दिन हम इसे एक्सचेंज करेंगे, तो जो अंतिम मूल्य होगा डॉलर का, ठीक है, यानी जो भी विदेशी मुद्रा का अंतिम मूल्य होगा, अंतिम विनिमय दर होगा, उसी दर पे हम लोग इसके करेंसी को चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि वित्तीय विवरण का क्या उद्देश्य है। अब यहाँ बोला जा रहा है कि जब हम लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो इसको किस ऑब्जेक्टिव से बनाया जाता है। ऑप्शन ए है लाभ हानि खाता बनाना, यानी वित्तीय विवरण का उद्देश्य होता है लाभ हानि खाता बनाना, या फिर लेखे रखना, ठीक है, यानी अकाउंट रखना, ठीक है। उसके बाद हित रखने वाले पक्षकारों को सूचनाएं देना, या फिर प्रतिवेदन तैयार करना। तो आप लोग सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। अब यहाँ बोला जा रहा है कि लाभ हानि खाता बनाना, तो वित्तीय विवरण का उद्देश्य होता है लाभ हानि बनाना, तो लेकिन फिर भी हम दूसरा ऑप्शन देखेंगे लेखे रखना। तो ऐसा नहीं है, वित्तीय विवरण सिर्फ लेखे नहीं रखती है, ठीक है। उसके बाद है कि हित रखने वाले पक्षकार को सूचनाएं देना, यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी बिजनेस है उससे संबंधित जितने भी पक्षकार हैं उनको सूचना देना वित्तीय विवरण का उद्देश्य होता है, या फिर प्रतिवेदन तैयार करना। तो देखिए ये सारे होंगे, ठीक है, ये सारा हो सकता है, यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, और सी भी हो सकता है, लेकिन यहाँ आंसर सबसे अच्छा चुनना है आप लोग को। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे एक मिनट, चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे लाभ हानि खाता बनाना, तो यह नहीं हो सकता है, ठीक है, और लेखे रखना यह भी नहीं होगा, प्रतिवेदन तैयार करना यह भी नहीं होगा। सबसे अच्छा इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कि हित रखने वाले, यानी संस्था से जो भी संबंधित पक्षकार हैं उनको सूचनाएं देना वित्तीय विवरण का उद्देश्य होता है, ठीक है। आई होप कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा, और आप हमारे साथ इसी तरह के एमसीक्यू को सोल्व करने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिए कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है या नहीं। तो हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, कुछ ऐसे ही एमसीक्यू को लेकर। तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।